हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर आपने पास वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज की तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये थोड़े बहुत सेम से टॉपिक है। मैं लास्ट में इसका डिफरेंस भी आपको क्लियर कराऊंगा। एक एक करके पहले इसका हम मीनिंग समझते हैं। इंडेमनिटी का मीनिंग क्या होता है। इंडेमनिटी का मीनिंग होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉ, सॉरी लॉस, सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, ये होता है इंडेमनिटी। सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस का मतलब क्या है, अगर कोई लॉस होता है किसी पर्सन को तो उसको सिक्योर करने के लिए क्या करा जाएगा, उसको सिक्योरिटी दी जाएगी कि उसका लॉस ना हो। अगर उसका लॉस हो गया तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इंडेमनिटी का जो मीनिंग होता है, अभी मैंने डेफिनेशन आपको नहीं बताई है। इंडेमनिटी का एक सिंपल सा मीनिंग बताया है कि सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस। चलिए अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 124 ऑफ द एक्ट, उसमें क्या कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। यानी एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है। एक पार्टी क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है कि अगर दूसरी पार्टी को कोई लॉस होता है तो वो उसको सिक्योर कर लेगा। लॉस कॉज्ड टू हिम, जो भी लॉस इसको हुआ बी को, उसको सिक्योर करेगा बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर। या तो वो लॉस इस प्रॉमिसर की वजह से हुआ हो, ये प्रॉमिस कर रहा है तो ये कौन होगा, प्रॉमिसर। वो जो लॉस बी को हुआ वो हो सकता है ए की वजह से हुआ हो या किसी भी कंडक्ट या किसी भी दूसरे पर्सन के कंडक्ट की वजह से हुआ है, किसी सी पर्सन से हुआ, किसी डी से, ई से, किसी से भी हुआ हो। बट अगर वो बी को लॉस हुआ है तो वो उसको सिक्योर करेगा। ठीक है, प्रॉमिस कौन कर रहा है, ए प्रॉमिस कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द प्रोमिसर इटसेल्फ और बाय द अदर पर्सन, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सेक्शन कौन था, 124। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ पार्ट ऑफ जनरल क्लास ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था उसी का एक ये पार्ट है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आप देखिए, दो चीजें मैंने आपको इसमें बता भी दी। क्या हम बोल सकते हैं, दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे पहला होता है प्रॉमिसर, फर्स्ट है हमारा प्रॉमिसर, सेकंड जो है हमारा वो है प्रॉमिसी, जिसको हमें सिक्योर करना है, प्रॉमिसी। अब ये प्रॉमिसर और प्रॉमिसी मैंने आपको बता दिया। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप दूसरे नाम से भी जानोगे, तो इसको बोला जाता है प्रॉमिसर को आइडेमनीफायर। जैसे यहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, आइडेमनिटी, ठीक है, इंडेमनिटी सॉरी। तो यहां पर ही क्या है हमारा, ये हमारा जो पर्सन होगा वो होगा इंडेमनीफायर, IN है इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर ऐसा पर्सन, क्वेश्चन आपका छोटे 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज इंडेमनीफायर या व्हाट इज इंडेमनीफाइड। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि जो भी प्रॉमिसर है उसी को बोला जाता है इंडेमनीफायर। अगर डेफिनेशन देखें, अ पर्सन हु प्रॉमिसेस टू बेयर द लॉस इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। जो पर्सन प्रॉमिस करेगा लॉस बियर करने के लिए उसे ये बोलेंगे हम इंडेमनीफायर। नेक्स्ट जो हमारा पर्सन है वो है इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड कौन सा पर्सन हुआ जिसको प्रॉमिस किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम, ए हमारा प्रॉमिसर या फिर इंडेमनीफायर है, दूसरा हमारा बी जो है वो कौन है, प्रॉमिसी, जिसको हम इंडेमनीफाइड बोलेंगे। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का। अब देखते हैं आगे कुछ चीजें इसमें कवर होती है। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया, एक और आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। सपोज ए और बी दो पर्सन है, इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें ए ने क्या करा, प्रॉमिस करा कि आपको कोई भी लॉस होगा तो कौन
बियर करेगा? बी बियर करेगा। अब ये लॉस कैसा भी हो सकता है, मैंने आपको बताया, हो सकता है वो लॉस ए की वजह से ही हुआ हो या किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हुआ हो। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट टू आइडेंटिफाई बी against the consequences of any proceeding which C may take against in respect of sum of 200। सपोज 200 रुपए का जो था इनका एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए और बी दो पर्सन है, ये 200 रुपीज का, तो यहां पर हो सकता है कोई भी डिफॉल्ट हुआ हो सी की वजह से जिसको वो 200 पे नहीं कर पाया हो, तो सी पे नहीं कर पाया तो कौन पे करेगा? ए पे करेगा। तो यही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, अगर उनमें से कोई भी एक चीज नहीं होती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं बनेगा। जैसे हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स देखे थे, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सबसे पहला है कि, लिख देता हूं मैं यहां पर, ये क्या है, इसके एसेंशियल्स हैं। सबसे पहला, दो पार्टी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए। एक हमारा कौन सा होगा? आइडेंटिफायर और एक आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जिसको दो पर्सन हो गए। एक हो गया हमारा प्रॉमिसर ए और एक जिसको लॉस पे सिक्योरिटी मिलने वाली है वो प्रॉमिसी बी हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। दो पर्सन हो गए, लॉस के अगेंस्ट क्या होगी? प्रोटेक्शन होगी। कौन करेगा लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन? जो प्रॉमिसर है, जो पार्टी प्रॉमिस करेगी वो क्या करेगी? बी को प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट एनी लॉस। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी रिटर्न भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये भी एक इसका एसेंशियल है। नेक्स्ट है, इसमें सारे के सारे जितने भी हमारे एसेंशियल्स थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। अच्छा, ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका एक एसेंशियल तो ये हमेशा फिक्स ही होगा कि जो भी एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे के सारे इसके भी एसेंशियल्स होंगे। ठीक है गाइस, तो ये चार एसेंशियल्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के। पहला था दो पार्टीज होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ लॉस होना चाहिए, एक्सप्रेस या इंप्लाइड ओरल या फिर रिटर्न होना चाहिए, एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे उसमें होने चाहिए। जो भी हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है, जैसे कि कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन है, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर होंगी। तो इन सबको मिला के हमारा बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। काफी छोटा सा टॉपिक है ये। इसके बाद हम देख लेते हैं कि राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर जो होता है, यानी ये जो बी है, इसके क्या क्या राइट्स हैं। अगर इसके साथ कोई भी डिफॉल्ट होता है तो इसके पास क्या क्या राइट्स हैं उनको हम देखते हैं, जिसमें हम इसको हम बोलते हैं इंडेमनिफाइड होल्डर। चलिए, पहला जो है इसमें, पहला राइट है इसमें, राइट टू कवर डैमेजेस पेड। तो मैं लिख देता हूं यहां पर पहले, फिर इनको आराम से समझेंगे हम। फर्स्ट हमारा राइट है, राइट टू कवर डैमेजेस पेड इन अ सूट। ठीक है, देखिए अब ये राइट टू रिकवर क्या है। अब सपोज कोई भी डिफॉल्ट जो है, वही दो पर्सन है ए और बी। अब हम यहाँ किसके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं? बी के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बी के क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो पहला था राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट। ठीक है, तो वो डैमेजेस को रिकवर करेगा, सिंपल। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था कि अगर बी के साथ कुछ होता है तो प्रॉमिसर जो है ए, उसने प्रॉमिस किया था कि वो इसको सिक्योर करेगा। तो इसी का पहला राइट तो यही बन गया कि वो उसको रिकवर कर सकता है डैमेजेस की, कोई भी इसके साथ अगर डैमेजेस वो है। एन इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द आइडेंटिफायर, यानी ये एंटाइटल है कि ये इससे क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है ऑल द डैमेजेस विच ही मे कंपेल टू पे इन अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अलाइज। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो जहां पर इंडेमनिटी अप्लाई होता है और वहां उसे डैमेजेस हुए हैं, तो ये इसका राइट है बी का कि वो राइट, ये सारे के सारा जो उसके डैमेजेस हैं किससे रिकवर करेगा? ए से, प्रॉमिसर से रिकवर करेगा। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा राइट है वो है राइट टू रिकवर डैमेजेस
सॉरी राइट टू रिकवर द कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग द सूट। यानी कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसे किसने बेयर करी हो, बी ने, तो ऐसी कॉस्ट को भी वो रिकवर कर सकता है किससे, इंडेमनिफायर से, जो कि हमारा ए है जिसने उसे प्रॉमिस किया था, तो वो उससे उसे रिकवर कर सकता है। देखिए, तो ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल द कॉस्ट विच ही मे कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच सूट। ठीक है, अगर वो उसको डिफेंड कर रहा है इन सूट को, तो उसमें उसके पास से जो भी खर्चा हुआ हो वो सारा खर्चा जो है वो किससे रिकवर कर सकता है, ए से रिकवर कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये भी जो है कवर करती है। थर्ड है हमारा राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है दोनों पर्सन के बीच, अगर दोनों पर्सन के बीच अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया और वहां पर भी कोई भी कॉस्ट जो है वो किसने बेयर करी हो, बी ने, तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज में जो भी अमाउंट स्पेंड हुआ है बी का, वो भी किससे रिकवर करेगा, ए से उसे रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट राइट है हमारा राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यानी बी के पास राइट है कि वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, सू यानी केस भी कर सकता है, कोर्ट में जाके इसके खिलाफ, ए के खिलाफ केस भी कर सकता है, जहां पर उसकी लायबिलिटी बनती थी कि वो उसको करना है बट वो उसे पूरा नहीं कर पाया, तो बी के पास ये राइट है कि वो उसको सू कर सकता है। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे राइट्स ऑफ राइट्स से हमारे इंडेमनिफायर के बी के, जो कि हमारा क्या था, जिसे सिक्योरिटी मिली हुई थी लॉस से। तो जितने भी हमारे इंडेमनिटी होल्डर हैं, अगर उनके साथ कुछ भी कॉज होता है किसी भी ए की वजह से या जिसने प्रॉमिस किया था या फिर थर्ड पर्सन की वजह से, तो उनके पास ये सारे जो है राइट्स होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आगे देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। थोड़ा बहुत इसी की तरह है, सेम। इंडेमनिटी में हमने ये देखा कि जो हमारे पर्सन है वो दो पर्सन है, यहां पर डिफॉल्ट चाहे ए करे चाहे कोई थर्ड पर्सन करे, और वहां पर डिफॉल्ट किसके साथ हो गया हो, अगर वो डिफॉल्ट हो चुका है पर्सन के साथ, बी के साथ, तो वो उसे पे करना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखते हैं। ये हमारा सेक्शन 126 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 126 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी चलिए इसको भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन छोड़िए, एक एग्जांपल से समझते हैं। तीन पर्सन है, ए है, बी है और सी है। ए जो है वो है एक बैंक के ब्रांच का मैनेजर, बी जो है उसे चाहिए लोन, बी को क्या चाहिए, लोन चाहिए। अब ये जो सी पर्सन है वो है यहां पर गारंटर। ये जो बी है वो ए के पास गया कि मुझे क्या चाहिए, 10 लाख रुपीस का लोन चाहिए। अब बी जो है ए के पास गया, अब ए ने बोला कि मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो वो उसको पे करे, तो इसको बोलते हैं हम गारंटर। तो बी किसको लेके आया, सी को, तो बी सी को लेके आया कि ये यहां पर क्या करेगा, एज अ गारंटर, एज अ थर्ड पर्सन एक्ट करेगा। अगर बी डिफॉल्ट कर जाता है तो उसकी पेमेंट कौन करेगा, सी उसकी पेमेंट करेगा। तो ये पार्टीज थी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कोई भी प्रॉमिस को पूरा करना है, लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना है, किस पे, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, इसके डिफॉल्ट पे इसका जो प्रॉमिस था वो कौन पूरा करेगा, सी पूरेगा। बी की जो लायबिलिटी थी वो कौन खत्म करेगा, सी खत्म करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहां पर तीन पर्सन होते हैं हमारे, एक पर्सन होता है हमारा श्योरिटी, दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल डेटर, तीसरा पर्सन होता है हमारा क्रेडिटर। श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर। अच्छा, श्योरिटी कौन है, श्योरिटी हम यहां पर देखेंगे तो जो हमारा, अच्छा सब कुछ छोड़िए, श्योरिटी हम बाद में देखते हैं, हम लाइन से चलते हैं। पहले ए, बी और सी ये हमारे पास थे। अब ए क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। अपने आप को बी मान के चलिए कि आपने लोन लिया ए से, तो ए क्या है,
आपने क्या करा, बी से ए से लोन लिया, तो आपके लिए ए क्या होगा, क्रेडिटर, क्योंकि आपको इसको पैसा वापस चुकाना है। तो ए कौन था हमारा, मैनेजर, तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटर कौन था, प्रिंसिपल डेटर का मतलब कौन है, यहां पर ये प्रिंसिपल डेटर है बी। ए ने लोन दिया, तो ए के लिए बी क्या है, ए के लिए बी क्या है, इससे पैसा लेना है, यानी वो डेटर है, तो बी यहां पर प्रिंसिपल डेटर होगा। श्योरिटी कौन दे रहा है, सी, तो सी क्या हो गया यहां पर, गारंटर या फिर श्योरिटी बोला जाएगा। तो श्योरिटी इज द पर्सन हु गिव्स एश्योरेंस to the creditor that if the principal debtor commits default he will discharge his liability। श्योरिटी ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है, एश्योरेंस दे रहा है, किसको, प्रिंसिपल सॉरी क्रेडिटर को। एश्योरेंस किसको दे रहा है, क्रेडिटर को, कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने कोई भी डिफॉल्ट करा तो उसकी लायबिलिटी कौन फिलफिल करेगा, मैं फिलफिल करूंगा, यानी श्योरिटी फिलफिल करेगा। प्रिंसिपल डेटर इज द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द एश्योरेंस इज गिवन, जिसके रेस्पेक्ट में एश्योरेंस दी जा रही है, यानी बी। एंड द लास्ट वन इज क्रेडिटर, क्रेडिटर इज द पर्सन टू हुम एश्योरेंस और द गारंटी इज गिवन, जिसे गारंटी या एश्योरेंस दी जाती है। एग्जांपल मैंने आपको इसका समझा दिया होगा, समझा दिया है। आई होप आपको ये काफी ज्यादा इजी से समझ आ भी गया होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया, बैंक का एग्जांपल। अब इसके हम एसेंशियल्स देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, फिर उसके बाद लास्ट में हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। एसेंशियल्स में सबसे पहला जो है एसेंशियल, वो मैंने आपको बताया था, वो फिक्स ही रहता है कि जितने भी हमारे एसेंशियल्स थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो अप्लाई होने चाहिए। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर भी एसेंशियल मांगा जाएगा वहां ये सेम लाइन तो आपको लिखनी ही है, यानी जितने भी हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी, वो सब यहां पर रहेगा। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ गारंटी, कंसिडरेशन ऑफ गारंटी। अब कंसिडरेशन ऑफ गारंटी का मतलब क्या है, नो डायरेक्ट कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। क्रेडिटर और श्योरिटी, दोबारा लिख देता हूं, ए बी सी, सी हमारा क्या था, श्योरिटी था, और ये हमारा क्रेडिटर था। तो डायरेक्ट कोई गारंटी जो है, डायरेक्ट गारंटी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती कि डायरेक्ट सी ए को गारंटी देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। द कंसिडरेशन दैट इज रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज द कंसिडरेशन ऑफ द श्योरिटी। यानी बी ने, बी को जो गारंटी मिली या बी को जो एश्योरेंस मिली, किससे, सी से। अब सी ने जाके किसको बोला, ए को, कि अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो कौन पैसा देगा, आपका सी पैसा देगा। तो यह है कंसिडरेशन ऑफ गारंटी, ऐसा इसमें होना चाहिए। नो डायरेक्ट कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं चाहिए, किस किस के बीच, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। द कंसिडरेशन दैट इज रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, तो ऐसा कंसिडरेशन जो किसने रिसीव किया है, बी ने, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी, जो इसने रिसीव कर लिया उसी को बोला जाएगा कंसिडरेशन ऑफ श्योरिटी। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पार्टीज। अच्छा, यहां पर ये अलग से क्यों पॉइंट लिखा हुआ है, ये तो इसमें भी कवर हो सकता है, तो ये मैं आपको बता देता हूं इसमें। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। अब अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपको बताया गया कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था कॉम्पिटेंट होने चाहिए वो पार्टी। अब यहां पर अलग से इसलिए बताया हुआ है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, होनी चाहिए, बट द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। 3 पर्सन थे यहां पर, तो क्रेडिटर और श्योरिटी, इनके लिए कॉम्पिटेंसी जो है केवल वो रिक्वायर्ड होगी। यहां पर बी कॉम्पिटेंट हो या ना हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिकवरेबल डेट, यानी रिकवरेबल डेट होना ही चाहिए, ऐसा ना हो कि डेट को वो रिकवर ही ना कर पाए। 3 पर्सन थे हमारे, ठीक है, ए बी सी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। तो यहां पर जो प्रिंसिपल डेटर है वो लाइबल है, वो लाइबल है, अगर वो पे नहीं करवाता है तब उसकी लाइबिलिटी किस पे ट्रांसफर हो जाएगी, सी पर। तो यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट होना चाहिए, यानी वो पैसा मिल जाना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं रिकवरेबल डेट। ऐसा डेट होना चाहिए जिससे हम रिकवर कर सके, यानी जिसे क्रेडिटर रिकवर कर सके, चाहे वो बी से रिकवर कर ले या फिर उसे उसके डिफॉल्ट की वजह से
जो श्योरिटी थी उससे रिकवर कर ले, यानी सी से उससे रिकवर कर ले। तो ये हमारा एसेंशियल्स हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है जो कौन दे रहा है, क्रेडिटर को। आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बहुत सारे साइन आपसे करवाए जाते हैं, तो ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बैंक को नहीं छुपानी चाहिए। इसको हम बोलते हैं नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। नो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। सारे फैक्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्रेडिटर की। ए की वो सारे फैक्ट्स बताएगा बी एंड सी को। कॉन्करेंस ऑफ ऑल द थ्री पार्टीज, यानी यहाँ पर थ्री पार्टी थी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और सी। तो यानी जो भी इसके अंदर हो रहा है, जो भी इसमें पार्टीज में डिसीजंस हो रहे हैं, वो सारे के सारे प्रिंसिपल डेटर जो श्योरिटी है वो अपने आप कहीं से नहीं आ जाएगा। प्रिंसिपल डेटर के कहने पर जो है श्योरिटी जो है वो पर्सन आएगा, जो कि किसको श्योरिटी देगा, क्रेडिटर को यानी ए को, कि अगर बी कोई डिफॉल्ट कर देता है तो सी वो उसको श्योरिटी दे रहा है कि वो लायबल होगा उसकी लायबिलिटी को पे करने के लिए। किसकी लायबिलिटी, बी की लायबिलिटी। तो ये थे हमारे एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब फटाफट देख लेते हैं हम इनमें डिफरेंस क्या है। आपने दोनों देखा कि दोनों जो है थोड़े गारंटी से रिलेटेड है, कि अगर 2 पर्सन है या 3 पर्सन है, अगर उसमें से कोई एक पर्सन नहीं कर पा रहा तो पहले वाले में क्या था, इंडेमनिटी में, कि उसके लॉस को ए कवर कर रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन कवर कर रहा है, चाहे वो लॉस किसी से भी हुआ हो, चाहे वो लॉस ए से हुआ हो, चाहे वो थर्ड पार्टी से भी हुआ हो। गारंटी में क्या है कि यहाँ पर एक श्योरिटी पर्सन है, वो श्योरिटी ले लेता है कि अगर वो पर्सन उसको पे नहीं कर पाएगा तो वो लायबल होगा उसको पे करने के लिए। तो सबसे पहले हम मीनिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। पहला मीनिंग देखिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट। सबसे पहले मैं इंडेमनिटी की बात कर रहा हूं और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात हम करेंगे। इंडेमनिटी में क्या था कि इंडेमनिटी में ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, सिक्योरिटी किसको दे रहा है, सिक्योरिटी देता है अगेंस्ट लॉ, किसको, बी को, लॉस। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट द अदर पर्सन फ्रॉम द लॉस caused to him either by the conduct of parties or from an event or accident। यहां पर इंडेमनिटी में अगर किसी पर्सन को लॉस हुआ होता है, पार्टी के पर्सन है, उन्हें किसी को लॉस हुआ है, तो उस लॉस के अगेंस्ट क्या मिलेगी, उसे सिक्योरिटी मिलेगी। अब वो हो सकता है लॉस इसी ने करा हो, या फिर किसी इवेंट की वजह से हुआ, किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ, थर्ड पर्सन की वजह से हुआ हो, तो वो यहां पर इसे किसी सिक्योरिटी किसे मिलेगी, बी को। किसने, कौन देगा, वो ए देगा। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो कि 126 में है, उसमें क्या बोला गया था कि यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। ए, बी और सी 3 पर्सन यहाँ पर होंगे। बी ने अगर लोन लिया है, अगर वो पे नहीं कर पाता है तो सी जो है इसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। पार्टीज की बात करें तो यहाँ पर 2 पार्टीज होंगी, और गारंटी में कितनी पार्टीज होंगी, 3 पार्टीज यहाँ पर होंगी। पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यहां पर क्या है कि प्रोटेक्शन मिलेगी अगेंस्ट लॉस। यहां पर मेन पर्पस ये हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। और यहां पर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, यहां पर आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी, यानी आपको पूरी की पूरी लायबिलिटी ही जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब वो डिस्चार्ज कौन करता है, श्योरिटी उसको डिस्चार्ज करता है लायबिलिटी को। चलिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहां पर सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड, इन दो के बीच में, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में। यहां पर जो है हमारे 3 पर्सन है, ए बी सी, तो यहां पर इस प्रिंसिपल डेटर और इस क्रेडिटर के बीच में भी एक क्या होगा, एग्रीमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। और एक ए और बी, यानी जो हमारा क्रेडिटर है और प्रिंसिपल डेटर है, इनके बीच होगा, और ए और सी इनके बीच भी होगा। तो यहां पर कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए हमारे, 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। और वहीं इंडेमनिटी में केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रॉमिसी और प्रॉमिसर, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड के बीच में। नेचर ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की बात करें तो इंडेमनिटी में क्या होता है, हु कंपनसेट द लॉस इज प्राइमरी लायबल, जो कंपनसेट कर देगा। अगर बी को लॉस हुआ तो कौन पैसा पे करेगा, ए पैसा पे करेगा, तो यहाँ पर ए हमारा हो गया प्राइमरी लायबल। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखेंगे तो यहाँ पर कौन लायबल है, तो यहाँ पर श्योरिटी जो है हमारा,
श्योरिटी जो पर्सन है वो लायबल होगा, तो वहां पर किसको पे करना है, श्योरिटी को। रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द इंडेमनीफायर टू एक्ट एज द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनीफाइड, बट इन द केस ऑफ गारंटी इट इज नेसेसरी दैट द श्योरिटी शुड गिव द गारंटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। यानी यहां पर इसने रिक्वेस्ट करा कि ये गारंटी देगा, बट ऐसा यहां पर नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें बता ही दिया था कि ए और बी, अगर ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं आपको क्या दूंगा, 100 रुपीज दूंगा, अब वो 100 रुपीज किसी वजह से नहीं दे पाया, तो उसे कौन पे करेगा, वो ए ही पे करेगा। सेम यहां पर अगर हमने लोन लिया, ए ने बी को लोन दिया, अब सी गया श्योरिटी सी के पास, उसने बोला मेरे को पहले श्योरिटी चाहिए, किसने बोला, क्रेडिटर ने, तो वहां पर जो है थर्ड पर्सन आया, तो यहां पर मेन प्राइमरी लायबल पर्सन कौन है, श्योरिटी है, यहां पर कौन पे कर रहा है, वो ए पे कर रहा है। तो गाइस ये था दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमारे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी है, आई होप आपको इजी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ लीजिए, वहां पर मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।